बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनसाइट। मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। ऑपोजिशन 18 अक्टूबर को जो जलसा करने जा रही है गुजरांवाला में, उसके हवाले से आज बात करेंगे, तज्जिया लेंगे। हमारे साथ तज्जियाकार मौजूद होंगे प्रोग्राम में कि किस कदर सीरियस है ऑपोजिशन हुकूमत को टफ टाइम देने में, हुकूमत को गिराने में। क्योंकि कहा रोज ये जाता है कि पाकिस्तान का तबाह हाल हो चुका है, पाकिस्तान गरीब आदमी का कुछ अता पता नहीं है, उसके साथ आगे क्या होगा, महंगाई कितनी बढ़ गई है। तो इस मामले पे ये कहा गया बिलावल भुट्टो की तरफ से, और मरियम नवाज साहिबा ये कहती हैं कि इस हुकूमत को जल्द से जल्द घर चले जाना चाहिए और हम भेज के दम लेंगे। लेकिन जो ऑप्शंस हैं जिनके जरिए इस हुकूमत को जल्द से जल्द घर भेजा जा सकता है, उन्हें एक्सरसाइज क्यों नहीं कर रही। दूसरी तरफ से गवर्नमेंट का ये कहना है कि इनका मकसद है ही नहीं जमहूरियत, इनका मकसद अवाम की किसी किस्म का दर्द नहीं है, इनका सिर्फ मकसद यह है कि इन्हें केसेस में रिलीफ मिल जाए। और उसके अलावा महंगाई की अगर बात की जाए, जो कि जेन्युइनली एग्जिस्ट कर रही है, सबको पता चल रहा है कि किस कदर बढ़ चुकी है महंगाई, उस पर वजीर आजम इमरान खान साहब ने जो नोटिस लिया है और टाइगर फोर्स की उन्होंने ड्यूटी लगा दी है कि टाइगर फोर्स अब महंगाई को भी कंट्रोल करेगी। और पहले कोरोना में कंट्रोल करना था, ऑन ग्राउंड कहां पर है टाइगर फोर्स, और लीगैलिटी क्या है टाइगर फोर्स की, और क्या ब्यूरोक्रेसी कबूल करेगी टाइगर फोर्स को कि नहीं। इस सब मामले पर बात करेंगे। नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया प्रोग्राम के लिए। सबसे पहले सर ये बताइएगा, ये जो ऑप्शंस हैं जिनके जरिए जल्द से जल्द हुकूमत को घर भेजा जा सकता है, जो कि दावा कर रही है ऑपोजिशन, उनको अब एक्सरसाइज क्यों नहीं कर रही, ना इस्तीफों के ऑप्शन को, और ये जलसे जुलूस करने के बाद में जाके इस्लामाबाद का प्लान बनाएंगे और फिर आगे धरना देंगे। तो किस कदर सीरियस लग रहे हैं आपको, या फिर हुकूमत का मौक़िफ़ दुरुस्त है कि ये सिर्फ अपने लिए रिलीफ मांगने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। एक तो ये कि इंतहाई संजीदा है अपोजिशन, इसके बारे में कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, और हमारा इस बारे में कोई दो राय नहीं है। अपोजिशन बहुत संजीदा है। अपोजिशन पाकिस्तान के बढ़ते हुए मसाइल पर नजर रखे हुए है, जो इस वक्त मसाइल हैं। मेरे ख्याल में पाकिस्तान की याह्या खान समेत पाकिस्तान की ऐसी कोई नाकाम तरीन गवर्नमेंट नहीं रही है जो ये मौजूदा हुकूमत है। पाकिस्तान के अवाम को किसी हुकूमत ने इस कदर शदीद तकलीफ और शदीद मुश्किलात में से दो चार नहीं किया है जिस कदर इस हुकूमत ने किया है। किसी हुकूमत की माजी में रही है बैड गवर्नेंस, बहुत बुरी गवर्नेंस रही है मुख्तलिफ जमानों में, लेकिन इस कदर बुरी गवर्नेंस जो है कभी किसी हुकूमत की नहीं रही है जिस कदर इस हुकूमत की रही है। और इस हुकूमत ने तो हद कर दी है बैड गवर्नेंस की। इस हुकूमत में कोई हुकूमत ऐसी नहीं थी जो एलानिया माफिया की गोद में बैठकर और माफिया की फरमाइश पर पाकिस्तान की माशरत को, पाकिस्तान के आम आदमी की माइश और पाकिस्तान के लोगों के रोजगार को मुतासर करती हो। इन्होंने हर चीज को मुतासर किया और बुरे तरीके से मुतासर किया, और माफिया इनके साथ है और ये माफिया के साथ है, और माफिया इन्हें कंट्रोल करती है, और ये माफिया के हाथों में यरगमाल हैं या माफिया के पत्ती रखने वाले हैं, उसके साथ अपना हिस्सा रखने वाले हैं, और इसके अलावा और कोई चीज नहीं है। ये हिस्सेदार हैं माफिया के, पाकिस्तान के साथ इनका ये एक ताल्लुक और ये एक मसला है। तो जो लगारी साहब, जो ऑपोजिशन का क्लेम है, आप उसको बिल्कुल दुरुस्त समझते हैं, आपने भी वही बातें की तमाम। तो फिर जल्द से जल्द इस हुकूमत के खिलाफ कोई ऐसा फैसला कुन स्टेप्स क्यों नहीं लेती है ये ऑपोजिशन जो करने जा रही है। गुजरांवाला से शुरू करने की जरूरत क्या, डायरेक्ट इस्लामाबाद, जैसे इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च का आगाज ही डायरेक्ट लाहौर से इस्लामाबाद किया था, और इस्लामाबाद जाकर अब तक कौन कामयाब हुआ है? जनाब ताहिर कादरी साहब कामयाब हुए थे, जनाब इमरान खान साहब कामयाब हुए थे, कोई भी नहीं। और क्या इस तरह से उन्हें कामयाबी मिली थी? और मौजूदा अपोजिशन जो इन ऑल मीन्स अपोजिशन है, क्या उसको कोई चीज इससे मिलने वाली है? क्या इनको जाकर दीवार से सर टकराने से इनको कोई चीज हासिल हो जाएगी, या खुदकुशी कर लेने से क्या इनको कोई चीज हासिल हो जाएगी? अगर अपोजिशन जाकर खुदकुशी कर ले तो क्या पाकिस्तान के मसले हल होंगे, या अपोजिशन जाकर दीवार से सर टकराए? हम बचपन में नारे सुनते थे कि गिरती हुई दीवारों को एक धक्का, और तो दीवार गिरने वाली नहीं थी, और ना धक्का देने वाले को इतने ताकतवर थे। पाकिस्तान के अवाम की कुव्वते मुहर्रिका को पाकिस्तान के मुख्तलिफ अवामिल ने उनकी कुव्वते मुहर्रिका को सलब कर लिया है, उनकी सलाहियत कार को और उनकी सियासी विल को, उनकी जिंदा रहने की ख्वाहिशों को सलब कर लिया है। अब ऐसी सूरत हाल में आप बताएं कि क्या करेंगे? इनकी बहुत बड़ी बात है कि अपोजिशन जलसे का ऐलान कर रही है, मैं इसको बहुत बड़ी कामयाबी समझता हूँ। इस वक्त तो लोगों को डिपोलिटिसाइज किया गया। लगारी साहब, एक ये जो इस्तीफों का ऑप्शन है लगारी साहब, उसको एक्सरसाइज क्यों नहीं करते?
सिंध असेंबली डिसॉल्व कर दें, वहां पे मुराद अली शाह साहब, और उसके अलावा पंजाब असेंबली के जो मेंबरान हैं वो इस्तीफा दें, नेशनल असेंबली के जो मेंबरान हैं ऑपोजिशन के वो इस्तीफा दें, तो एक सूरत हाल तो बन जाएगी कि नए इलेक्शन की तरफ फिर मामला जाना पड़ेगा। वहां पर बाय इलेक्शन इतनी सारी सीटों पर तो नहीं हो सकता। जी मैं अर्ज करता हूँ, ये हेड डाउन होगा, ये दीवार से सर टकराना होगा, वो जाली इलेक्शन करवाएंगे। आपको पता है क्या हुआ था, मैं बताता हूँ आपको, शायद आपकी उम्र मुझसे कम ही है, मैं बिल्कुल ये समझता हूँ, और बहुत सी चीजें आपके सामने नहीं हुई हैं जो मेरे सामने हुई हैं। मैंने देखा है क्या हुआ था। अवामी लीग इलेक्शन जीत गई, इन्होंने क्या किया कि अवामी लीग की पूरी पार्टी को डिसीट कर दिया और कहा कि नहीं ये सारी सीटें खत्म कर दी, हम बाई इलेक्शन करवा रहे हैं। सही। बाई इलेक्शन में इन्होंने नॉमिनेशन करके लोगों को कहा कि ये असेंबलियों के मेंबर होंगे, तो क्या वो बन गए थे? क्या उनकी हैसियत वो हो गई थी? नहीं होती है इस तरह से। इनको ये बात समझ में नहीं आती है कि पाकिस्तान के लोगों की ख्वाहिशें, उमंगें, आरजुएं क्या हैं, और इनको परवाह नहीं होती है कि जनाब ये जो लोग असेंबलियां छोड़ रहे हैं तो क्या होगा। वो कहेंगे कि जनाब खड़े कर दो डमी, और उनको जब कामयाब कर दो असेंबली को हम इस तरह चलाएंगे, और हम अब तक चलाते रहे हैं तो अब भी आइंदा भी चलाएंगे। ये तरीक़ाकार अख्तियार किया जाएगा, और फिर लोगों की, मैं कहता हूँ मोबिलाइजेशन नहीं है, लोगों की पॉलिटिकल विल की, उनकी तो जिंदा रहने की विल जो है अब मुतहर्रिक यूं हो रही है कि उनकी अपनी जानों पर बन आई है। अब उनको आटा इस कीमत पर मिल रहा है कि नहीं खरीद सकते ना, उनके पास नहीं आटा। अगर आटा 80 रुपए किलो तक पहुंचे, या अगर आटा 70 रुपए 60 रुपए किलो तक पहुंचे, तो 60 रुपए यौमिया अगर उसका आटे की मद में जाता है तो बाकी चीजें और एक नहीं तो लगारी साहब हालात यहाँ तक पहुंच गए कि जीना मुश्किल हो गया है लोगों का, एक रोजमर्रा का खर्च नहीं कर पा रहे लोग, अब किस तरह से गुजारा करेंगे। लेकिन उसके बावजूद ऑपोजिशन जो तमाम बातें कर रही है वो टीवियों पर और अब तो खैर मोबाइल फोन्स पर हर बंदा देख भी रहा है, फिर भी मोबिलाइज क्यों नहीं हो रही? जो आप इलेक्टोरेट की बात कर रहे हैं, लेकिन सर हम पहले नहीं कर सकते। गुजरांवाले का जलसा हो लेने दें, और पूरी कोशिश करेगी हुकूमत के उसको जलसा ना होने दे। हम देख रहे हैं कि जिस तरह से बैनर उखाड़ कर फेंके जा रहे हैं, पुलिस का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये जाकर पुलिस जो है वो बैनर उतार रही है। जिस तरह से सरकारी इदारे इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि जाकर सोसाइटी को डीपोलिटिसाइज करें और उनकी कुव्वत मुहर्रिका को छीन लें, तो ये कोशिशें हो रही हैं, लेकिन ये नाकाम होंगे। मैं कह रहा हूँ, मैं 69, 68, 67 का पाकिस्तान देख रहा हूँ, और अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान की सलामती को कोई खतरा हो। नाबीना हो गए हैं जो इस वक्त इक़्तिदार में है, उनको नजर नहीं आ रहा है कि पाकिस्तान खतरात से दो चार हो गया है, और पाकिस्तान के लोगों की जब अपने जीने की विल खत्म होती है तो फिर किसी भी हद तक जा सकते हैं। उस वक्त भी अयूब खान ने सूरत हाल ऐसी पैदा कर दी थी। आमिरों की सूरत हाल, ये एक 4 आमिरों की रूह जो है वो एक शख्सियत में हलूल कर गई है, और इस वक्त जो है वो आमिर मुतलक बने हुए हैं। जो अयूब खान ने मुकदमे बनवाए, जो जियाउल हक ने मुकदमे बनाए, जो मुकदमा जो है वो बनाते थे याया खान। सर लगारी साहब, आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा साहब कल तकरीब से खिताब कर रहे थे, जो पासिंग आउट तकरीब हुई काकूल एकेडमी की, तो वहां पर उन्होंने एक बात की जो कि ऑब्वियस है। उन्होंने कहा कि हम जमहूरी हुकूमत के साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे, और जहां पर जरूरत पड़ेगी आइन और कानून के मुताबिक इनकी मदद को आएंगे। ये एक ऑब्वियस चीज है, ये आर्मी ने करना ही करना है, लेकिन ये बाकायदा कहने की जरूरत क्यों पेश आई होगी आपके ख्याल में? मैं पहली बात तो क्या आप ये तवक्को रखते हैं कि एक डिसिप्लिन आर्मी के सरबराह को इसके अलावा कोई और बात कहनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। क्या उन्हें ये कहना चाहिए कि मैं रेट ऑफ द गवर्नमेंट को तस्लीम नहीं करता हूँ? क्या उनको ये कहना चाहिए कि नहीं हम हुकूमत के अक़दामात की जो है तौसीक नहीं करते, या हम उनकी हिमायत में नहीं खड़े हुए? क्या इस तरह का ऐलान जो है आर्मी चीफ? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ लगारी साहब की ऑब्वियस बात है, लेकिन एक अर्ज गुजारिश ये है कि तहरीक लब्बैक के धरने में तो बात नहीं मानी गई थी। तहरीक लब्बैक के धरने में कौन सी बात नहीं मानी गई? कि फौज को बुलाने की उस वक्त रिक्वेस्ट थी और आइन और कानून के मुताबिक थी, लेकिन फौज वो रोल प्ले नहीं किया फौज ने जो हुकूमत चाह रही थी, और आज भी ये नाला है उस पर। नवाज शरीफ साहब ने भी उस पर बात की। नहीं, बात ये नहीं है कि हुकूमत जो है वो फौज ने जब भुट्टो साहब ने जनरल इकबाल को कहा था कि जाएं आप जो है सूरत हाल को काबू में लाएं और जाकर कंट्रोल करें, उन्होंने कहा नहीं मैं अपने लोगों पर गोली नहीं चला सकता, तो उन्होंने भी मना कर दिया था। ये कोई ऐसी बात नहीं है, पाकिस्तान में इससे पहले भी होता रहा है और अब भी हो रहा है, तो इसमें इस तरह की बात कौन सी है? ये जो है एक ऑर्गेनाइज्ड हमारे जो इदारे होते हैं उनके अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, एक उनका अपना तरीकाकार होता है। अच्छा लगारी साहब, एक और चीज पे जरा तज्जिया कीजिएगा। फवाद चौधरी साहब ये बात कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स ये बात कर रहे हैं, दो चीजें। एक, वो कहते हैं कि जरदारी साहब
भूले नहीं है जो उनके साथ नवाज शरीफ साहब कर चुके हैं, तो ये ऐन मौके पर जाकर उन्हें धोखा दे सकते हैं। उस तरह से प्रॉपर जो अभी तक वादे हुए हैं साथ खड़े रहने के आखिर तक, जैसे मौलाना फजलुर रहमान के धरने में हुआ, तो ये मामला दोबारा रिपीट हो सकता है। दूसरी बात वो ये करते हैं कि इस्तीफे अगर ये देने का कहेंगे तो इनकी अपनी पार्टी के 18-20 से ज्यादा लोगों से ज्यादा इस्तीफे नहीं आएंगे। आप कैसे देखते हैं इस बात को? नहीं, एक तो ये है कि इस्तीफों की अभी नौबत नहीं आई है, पहली बात ये है। अगर आ जाए, और दूसरी बात यह है कि हम बिट्रेल नहीं देख रहे हैं। ओके, जरदारी साहब को मेरे ख्याल में मैं कह सकता हूं कि मैं जानता हूं, और हम ये तवक्को नहीं कर सकते हैं। जरदारी साहब जिस कुर्सी पर और जिस मनसब पर और जिस विरासत पर वो बैठे हैं, उनके लिए मुमकिन नहीं है आवाम के साथ, तारीख के साथ, लोगों के साथ, जिद्दोजहद के साथ, स्ट्रगल के साथ वो बिट्रेल करें। वो जेलों में रहना पसंद करेंगे, वो बिट्रेल नहीं करेंगे लोगों के साथ, मूवमेंट के साथ, और लोगों के इस हक के खिलाफ कि उन्हें जिंदा रहने का हक है, मौजूदा हुकूमत ने जीने का हक छीन लिया है। अगर इसकी बहाली के लिए जरदारी साहब, मैं नहीं समझता हूँ कि जरदारी साहब बिट्रेल करेंगे और लोगों के किसी मौके पर कंप्रोमाइज करेंगे। ऐसा तो खुद नवाज शरीफ ने किया था। नवाज शरीफ ने साथ छोड़ दिया था। जरदारी साहब को एक दफा शौक हुआ था, उन्होंने कहा कि सरकारी मुलाजिम जो है उनकी 3 साल मुद्दत होती है और हम सरकारी मुलाजिम नहीं, हम फुला हैं। तो अगले दिन उनकी मुलाकात तय थी नवाज शरीफ के साथ। नवाज शरीफ ने कहा नहीं भाई मैं आपसे नहीं मिलता हूँ। नवाज शरीफ वजीर आजम थे और नहीं मिले थे वो जरदारी साहब के साथ। नवाज शरीफ ने ये किया था, ऐसा इकदाम किया था। मेरा ख्याल नहीं है, मैं इस बात की तवक्को नहीं जो नवाज शरीफ ने किया वो जरदारी साहब नहीं करेंगे। और इस्तीफों वाला सर, वो जो कहा जा रहा है कि अगर ये इस्तीफे मांग लें, फर्ज कर लें कि नौबत आ गई है इस्तीफे मांगने की, जब भी आगे चल के वक्त में आएगी, तो ये मांग के देखें और 18-20 लोगों से ज्यादा इस्तीफे नहीं देंगे, इनकी अपनी पार्टी इनके हुक्म के खिलाफ जाएगी। देखिए 5 आदमी इस्तीफा नहीं देंगे जिन्होंने वो किया अपना पाकिस्तान मुस्लिम लीग की को उन्होंने पीठ करके और अपने कुछ मफादात के लिए, मजबूरियों के लिए जाकर मुलाकातें की उस्मान बुज़दार के साथ। सही। उसके अलावा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग जब काल आएगी, और आपको शायद मैं पहले बता देता हूँ कि इन सब के इस्तीफे उनके पास मौजूद हैं। जरदारी साहब के पास सही, और बिलावल भुट्टो के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक रुकन असेंबली का ये सर नून लीग के हवाले से ये बात हो रही है ना। तो एक तो आज वो शेखुपुरा के एमपी है यहाँ पे, उन्होंने कहा है कि हम इस मार्च को रोकने जाएंगे, इस जलसे को रोकने चले जाएंगे। वो शेखुपुरा से नहीं है, गुजरांवाला जाने की बात कर रहे हैं। नहीं है, ये 90s का जमाना नहीं है कि आप भट्टू साहब को अचानक ले आते थे, आप मली साहब को अचानक लेकर अपना उनको ले आते थे, आप चट्टा साहब को अचानक ले आकर आते थे। ये जमाना और आगे जा चुका है और सूरत हाल नहीं है, और लोग उसकी सजा देते हैं। लोगों को जो लोटा बनता है, आपने खुद देखा है असेंबली के अंदर जो कुछ हुआ है, ऐसा फिर होगा। और मैं समझता हूं कि इस वक्त लोगों की बेजारी का ये आलम है कि नुमाइंदे, अगर लोगों को ये पता चला कि हमारा ये नुमाइंदा जो है इसने हमारे साथ ठीक नहीं किया है, तो लोग उसका साथ नहीं देंगे। ठीक, अच्छा लगारी साहब ये फरमाइएगा, मौलाना आदिल अफसोसनाक वाकया हुआ जो उन्हें शहीद किया गया कराची में, शेख रशीद साहब भी इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि इंडिया की जो बैकिंग के साथ यहाँ पर दहशतगर्द दोबारा मुतहरक होने की कोशिश कर रहे हैं। और अपोजिशन के जलसों के हवाले से उन्होंने ये बात की कि इनमें खुदा ना करे लेकिन तखरीबकारी का खदशा है। तो ये अहम उस मौके के ऊपर ये चीज़ें निकल आती हैं कि जब कोई इस तरह की तहरीक स्टार्ट होने लगती है, और या खुदा ना खास्ता ऐसा हुआ था। मैं ये कहता हूँ कि फिर उसका मतलब है हुकूमत को और ज्यादा सख्त इक़दामात करने चाहिए। पहली बात, सही, हमारे साथी, हमारे इदारे के प्रेसिडेंट अगवा हुए हैं जी, नबील जखोरा, और उसके बारे में वज़ीर दाखिला ने कहा है कि इसमें इंडिया का हाथ लगता है या इसमें पड़ोसी मुल्क का हाथ लगता है। अच्छा, तो जनाब आपके पास इंफॉर्मेशन है तो आप शेयर करें लोगों के साथ और बताएं, ये फैक्ट की बुनियाद है। अगर शेख रशीद के पास इस बात का इल्म है कि इंडिया जो है इस मामले में फलां कार्रवाई कर रहा है, तो आप मौका दे रहे हैं उसको जिसने ये वारदात की है, जिसने मौलाना आदिल को शहीद किया है, आप उनको मौका दे रहे हैं कि भाई ठीक है, इंडिया का नाम ले लिया हमने, बाकी जिसने जो किया है वो ठीक है, करते रहें। इस तरह जब भी हम पिन पॉइंट करते हैं, किसी इन्वेस्टिगेशन के बगैर, किसी इंफॉर्मेशन के बगैर, किसी हमारी पुलिस की, हमारे किसी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की, किसी हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी के किसी क्लू के बगैर अगर कोई बात की जाती है, तो मैं समझता हूँ कि वो असल मामले की तरफ से रुख मोड़ा जा रहा होता है। अब भी ये सूरत हाल है
कि जनाब असल मामले की तरफ से रुख मोड़ने की कोशिश की जा रही है। कोरोना का भी कहा जा रहा है कि जल्द से जरा मौखर कर दें, कोरोना दोबारा सेकंड वेव आ सकती है। एनीवेज, थैंक यू वेरी मच। नज़ीर लगा हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक का वक्त है नाज़रीन, वापस आते हैं ब्रेक से, तो इस पहलू पर भी बात करेंगे कि कोरोना क्या सिर्फ ऑपोजिशन के जलसों से फैलेगा, हुकूमत जो जलसे कर रही है क्या उनसे कोरोना नहीं फैलेगा, ये किस किस्म की मंतक है। और बाकी जो अभी हमने बातें डिस्कस की उन पर दूसरे तज्जियाकार हमारे साथ होंगे, आमिर जियाद साहब होंगे और मोना आलम होंगी, उनका तज्जिया लेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं ब्रेक के बाद। हमारे साथ आमिर जियाद साहब मौजूद हैं। आमिर भाई, ये बताइएगा, आप तज्जियाकार हैं, गहरी नज़र रखते हैं मुल्की सियासत पर। जो ऑपोजिशन इस वक्त बात कर रही है कि हम जल्द से जुलूस करके जल्द अज जल्द इस हुकूमत से छुटकारा हासिल करना चाहते हैं, तो कितनी सीरियस है? या फिर गवर्नमेंट का जो वर्जन है, ये स्टैंस है कि ये सीरियस बिल्कुल नहीं है, ये सिर्फ ढील चाह रहे हैं हमसे अपने केसेस के हवाले से? दो बातें देखें एक तो तारीख की गवाही हमें देखनी चाहिए। क्या पाकिस्तान में तारीख में कभी ऐसा हुआ है कि जलसे जुलूसों के जरिए जो है हुकूमत हट गई हो? तो मेरे ख्याल में उसकी हमें कोई मिसाल ऐसी नहीं मिलती है। अयूब खान के दौर में यकीनन जो था हुकूमत हिल गई थी, लेकिन उसके बाद भी उसी जो सेटअप की कंटिन्यूएशन रही थी। जो भी जमहूरी हुकूमतें हैं वो कभी भी जलसे जुलूस से नहीं हटी। वो सब हटती हैं कि जब रियासती इदारों के माबैन कोई तजादात जो हैं वो बढ़ जाती है, यानी कि अदलिया बमुकाबला हुकूमत हो जाए, सदर बमुकाबला वज़ीर आज़म हो जाए, या फौज बमुकाबला वज़ीर आज़म हो जाए, जो हमारी तारीख है अभी तक ना। तो तारीखी एतबार से मैं नहीं समझता कि तारीख जो इस वक्त इनके साथ है। दूसरी बात जो है बहुत अहम, वो ये कि खुद जो इसका खिलाफ है वो एक उसका तजादात का शिकार है बहुत ज्यादा। किस तरह की तजादात? पहली बात तो ये कि जनाब कि पहली मरतबा तारीख में ऐसा हो रहा है कि अगर पीटीएम सर्वाइव करता है तो पीपल्स पार्टी जो है वो किसी इसके खिलाफ के तहत में कहते हैं ना हरबल दस्ते का किरदार अदा नहीं कर रही, बल्कि वो एज ए बी टीम है। असल जो मरकजियत हासिल है सब को नून लीग को है। तो हमेशा ये सवाल होगा पीपल्स पार्टी के लिए भी कि क्या वो अपना कंधा इस्तेमाल करके नून लीग को जो है सेरा बांधने की इजाजत देंगे या नहीं देंगे। दूसरी बात है कि पीपल्स पार्टी का जो बहुत एक बड़ा जेन्युइन इशू है कि सिंध में उनके पास उन्होंने इस मरतबा भी 2018 के इलेक्शन में तारीखी एतबार से सबसे ज्यादा नशिस्तें ली हैं उन्होंने, ठीक है। तो क्या वो किसी भी अगर फर्ज करें कोई हुकूमत हटती है, कोई असेंबलीज टूटती हैं, जो भी होता है, तो उसमें पीपल्स पार्टी को क्या फायदा होगा? जी हाँ, बिल्कुल। क्योंकि अगला इलेक्शन होगा, उसमें इस बात की तो कोई गारंटी नहीं कि पीपल्स पार्टी को जो हिस्सा मिला है उससे ज्यादा मिलेगा, हो सकता है कम हो जाए। तो पीपल्स पार्टी अपने ऑप्शन भी देखेगी। तो पीपल्स पार्टी मेरे ख्याल में एक हद तक जाएगी इस पूरी लड़ाई में। फिर आप आइए देखिए, नून लीग में खुद तजादात हैं। बाज लोग नून लीग के कहते हैं कि जी शहबाज शरीफ साहब को इस तरह का वो मिला है कि उनको कहते हैं ना जेल में डाल दिया गया, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, क्योंकि वो मज़ाहमत के आदमी नहीं थे। वो उस तरह से निकल के शोर शराबा करना, हंगामा करना, तो सब जो है बयानिया नवाज शरीफ साहब का है। और खुद नून लीग में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसका हमें इजहार भी मिला, कुछ लोगों ने खुल के जैसे उनके एमपीएस ने जाके मुलाकात की है, तो उसमें बहुत सारे अंदरूनी खाना आपको और लोग मिलेंगे कि जो इस बात पे नाखुश हैं। तो वो मजबूरी है। अच्छा, फिर रह गए हमारे मौलाना फजल रहमान साहब, क्योंकि जिनके पास अफरादी कुव्वत है जनरल किस्म की, उनके लिए भी सवाल होगा कि खुद जो मतलब है जो देवबंद के कहते हैं ना उलमा कराम है तमाम के तमाम, और उनके जो मदारिस हैं, क्या वो अपने बच्चों को किस हद तक जाके उनके साथ खड़े होने की इजाजत देंगे? ठीक है। तो सारे मेरे ख्याल में कहने को आसान है, पोस्टरिंग बहुत ज्यादा है। हमें मजा आ रहा है टीवी के लोगों को, बाहर के लोगों को कि बड़ी बड़ी सुर्खियां मिल रही हैं, और हमारी जो सियासत और सहाफत है वो बयानात पे चलती है, तो वो बयानात बड़े बड़े आ रहे हैं। लेकिन अब असल बात है कि क्या वाकई, मगर मैं ये नहीं कह रहा कि हुकूमत के लिए चैलेंज नहीं है। और इन हालात में कि जब पाकिस्तान की मईशत जो है अभी स्ट्रगल कर रही है, हमें बहुत ज्यादा और दाखिली अच्छा, मईशत की आपने जो बात की, अगर की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो मुल्क के लिए एक शगुन नहीं है। बिल्कुल ठीक है। आमिर भाई, ये बताइएगा कि मईशत अपनी जगह पे जो बहुत सबसे इंपॉर्टेंट ही मईशत है, और जो इस वक्त महंगाई इस वक्त पाकिस्तान में आम आदमी को सबसे ज्यादा जो वो इफेक्ट हो रहा है वो महंगाई से हो रहा है इस वक्त। और ये वजीर आजम साहब ने कोरोना जिस तरह एक बड़ा डिजास्टर आया पूरी दुनिया में आया, उस वक्त उन्होंने कहा जी टाइगर फोर्स इसको कंट्रोल करेगी। ऑन ग्राउंड तो हमें वो नजर कहीं नहीं आए, लेकिन ये खबरें जरूर आई कि ब्यूरोक्रेसी ने उसको रेजिस्ट किया है। अभी महंगाई कंट्रोल करने में भी इमरान खान साहब ने अब टाइगर फोर्स का अनाउंस कर दिया कि ये कंट्रोल किया करेंगे महंगाई। क्यों इस तरह के ऐलानात कर रहे हैं इमरान खान साहब, जिनकी ना कोई लीगल हैसियत है? किस कैपेसिटी में वो करेंगे सब कुछ, और किस तरह उन्हें कोई करने देगा ये कंट्रोल?
बहुत अहम नुकता आपने उठाया। देखिए, महंगाई का ताल्लुक जो है वो सप्लाई और डिमांड से होता है, तलब और रसद से होता है। तो हुकूमत का काम ये है कि जी जो रसद है वो इस बात को इंश्योर करे कि जी रसद सही आ रही हो और लोग बखीर अंदोजी ना कर रहे हो। सही। अच्छा, उसमें अगर आप अपने जत्था अपने कहते हैं ना प्राइवेट आर्मीज को, जत्थों को आप इस्तेमाल करने लगे, कोई भी सियासी जमात, एक जमाने में कराची में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट किया करती थी, या कोई मजहबी ग्रोह कर रहा हो या कोई और कर रहा हो, तो मुनासिब नहीं होता। असल बात होती है कि जो रियासती इदारे हैं उनका ये काम होता है, प्राइस कंट्रोल के लोग हैं, एंटी करप्शन के लोग हैं, पुलिस के लोग हैं, उनका काम है इन सब चीजों को देखना। जो सिविल मैनेजमेंट है आपकी ब्यूरोक्रेसी, उसका काम है देखना। तो मेरे ख्याल में ये इन चीजों पे ये एक वो अंग्रेजी क्या फ्रेज है ना कि प्लेइंग टू द गैलरी, तो प्लेइंग टू द गैलरी नहीं होना चाहिए। आप मीनिंगफुल वो इकदाम करें। अब हमें भी पता है कि जी बारिशों से चीजें खराब हो गई, हमें पता है कि जी जखीर अंदोजी हो गई, स्मगल हो गया, बहुत सारे इशूज हैं, उन इशूज को एड्रेस करें और उसके लिए सर झुका के काम करने की जरूरत होती है। तो वहां पर मैं समझता हूँ कि हुकूमत जो है बहुत सारे असलाह, गोला बारूद जो खुद फराहम कर रही है हिज़्ब इख्तिलाफ को। ये और बात है कि हिज़्ब इख्तिलाफ की जो तरजीह है वो अवामी मसाइल नहीं है, उनका फोकस एहतसाब को लपेट देना है, या उनका मसला ये है कि जी हमें कंसेशन मिल जाए, क्योंकि अवामी हकूक की सियासत नहीं कर रहे वो लोग। कोई सियासत ये नहीं करे कि जी कोई अवाम के राइट। अच्छा आमिर भाई, ना हुकूमत को किसी किस्म का, अगर हिस्टोरिकल फैक्ट्स हम देखें तो इन जलसे जुलूसों से और मार्च से या धरने से या इस्तीफों की तो ऑप्शन पता नहीं कब आएगी, इनसे कोई खतरा नहीं है हुकूमत को। जो आर्मी है वो कह रहे हैं कि हम हुकूमत के साथ हैं। इमरान खान साहब खुद बहुत दफ़ा ये कह चुके हैं और बड़े फखरी अंदाज में कहते हैं कि आर्मी मेरे साथ इस वजह से है कि मैं करप्ट नहीं हूँ, उनको ये पता है। एट द वेरी सेम टाइम महंगाई ये सबसे बड़ा इशू जो लोगों का है, जिससे बिलबिला उठे हैं लोग, लेकिन फिर भी हुकूमत टस से मस नहीं होगी, ये लग तो यूं ही रहा है। ये मैनेज नहीं हो रहा। देखिए, वो जो आपने बिल्कुल सही बात की कि इस वक्त जो अच्छी बात है हमारे, अगर खुदा ना खास्ता रियासती इदारों के दरमियान चपकलिश होती है तो ज्यादा दिगरगूं सूरत हाल होती है। तो ये चीज मैं बहसीत पाकिस्तानी समझता हूँ कि खुदा के शुक्र की बात है कि इस वक्त हमारे इदारों में लड़ाई नहीं हो रही है ना, और ये बहुत मजबूत बात है और इसको जारी रहना चाहिए इसी तरह से, क्योंकि जो हमारे इदारे उनका काम है कि हुकूमत को फैसिलिटेट करें। एक बात। दूसरी बात है कि महंगाई वाला जो इशू है वो आप देखें कि इनकी जो नातजुर्बेकारी है हुकूमत की, वो पहले दिन से यहाँ थी। जबकि मतलब असद उमर साहब भी फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते, तो बहुत सारी चीजों में इन्होंने पैदर पे गलतियां की, और ये लोग बहुत ज्यादा, जैसे भी टाइगर फोर्स वाला बयान आपने बड़ा अच्छा निशानदेही की थी कि गैर जरूरी बयान आते हैं, बिला वजह कर लोगों को प्रोवोक करने वाली बात है। आप कॉन्सेंट्रेट। अच्छा आमिर भाई, मोना आलम ने भी हमें ज्वाइन किया, उन्हें शामिल गुफ्तगू करना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच मोना, आपने वक्त दिया। तज्जियाकार है मोना, हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है। मोना, आप किस तरह से देखती हैं सब मामले को? जो ऑपोजिशन मार्च करने जा रही है या जलसे करेगी, उसके बाद आगे धरने वगैरह का और इस्तीफों का जो भी ऑप्शन है, हिस्टोरिकली तो हमें ये पता चलता है कि इनका कोई फायदा आज तक किसी को हुआ नहीं है, और इतनी इमरान खान साहब ने, तारुल कादरी साहब ने वहां पे जाके इतने इतने बड़े धरने दिए, उनका भी कोई फायदा नहीं हुआ, और उस वक्त तो आपस में शायद बन नहीं थी रही गवर्नमेंट की और इदारों की। आजकल तो बन भी रही है। तो कितना इसमें से आपको सीरियसनेस नजर आती है ऑपोजिशन की, या फिर जो हुकूमत का इल्जाम है कि ऑपोजिशन सिर्फ ढील लेने के लिए, हमसे कोई एनआरओ लेने के लिए ये दबाव डालने की कोशिश कर रही है? जी थैंक यू। असल में बात यह है कि ऑपोजिशन का बिल्कुल हक है कि वो ऑपोजिशन करें, और जहां पर वो समझते हैं कि हुकूमत को कोर्स करेक्शन की जरूरत है, महंगाई वगैरह की आप अभी बात कर रहे थे, बिल्कुल ये बहुत कोर इश्यूज हैं जो कि अवामी लेवल पर मुतासिर करते हैं हम सबको। इन्फ्लेशन के आप फिगर्स देख लें वगैरह वगैरह, बहुत सारे इस किस्म के मसाइल हैं। कोरोना वायरस है, FATF की तलवार हम पर उसी तरह से मुसल्लत है। तो ये काफी सारे इश्यूज हैं जो कि मैं समझती हूँ जिनके होते हुए ऑपोजिशन का तकाजा है कि वो ऑपोजिशन करें। लेकिन गिवन दैट फैक्ट और हैविंग सेड दैट, अब मुझे दीगर जो बातें हैं कि ऑपोजिशन अपने इस्लाही अमल में आगे जाके कितनी कामयाब होती है या नहीं होती, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि इदारे उस वक्त तो एक बिल्कुल, हमें आप ये सही बात कर रहे हैं कि हमें एक टकराव की सूरत हाल नजर आती थी, कन्फ्रंटेशनल सूरत हाल सिविल और अस्करी जो क़यादत थी उनमें नजर आती थी। जिस वक्त हमने देखा कि जनाब इमरान खान ने बहुत ग्रैंड लेवल पे धरने किए और 126 दिन का धरना हुआ, फिर तारुल कादरी आए वगैरह वगैरह, तो उस वक्त एक कन्फ्रंटेशनल सूरत हाल तो थी, इससे तो कोई भी इनकार नहीं करेगा। और मैं समझती हूँ कि कोई बहुत बड़ी वजह भी थी जिस वजह से उस लेवल के धरने और उस लेवल की एक जो ऑपोजिशन थी वो मुमकिन हो पाई। लेकिन अब क्योंकि ये बात दुरुस्त है कि उस किस्म की सूरत हाल नहीं है, सिविल और अस्करी जो क़यादत है बार बार एक दूसरे को एंडोर्स कर चुके हैं और वो दोनों एक पेज पर हैं, तो यस, ये ऑपोजिशन के लिए एक बड़ा टेस्टिंग टाइम है।
लेकिन ये बात भी हमें नहीं भूलनी चाहिए और मुझे लगता है कि मोना, सॉरी टू इंटरप्ट, टेस्टिंग टाइम तो है, लेकिन मैं आपका तज्जिया इस चीज पे चाह रहा हूं कि क्या एक्चुअली डू दे मीन बिजनेस, ये वाकई भेजना चाहते हैं हुकूमत को घर ऑपोजिशन वाले, या फिर जो हुकूमत इल्जाम लगा रही है इन पे कि हमसे थोड़ी सी राहत लेने के लिए ये सब प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, मेरा इसमें थोड़ा सा मिडवे ओपिनियन है। मुझे लगता है कि राहत तो जो मिलती है किसी को भी, वो हुकूमत वक्त या जो भी सिविलियन हुकूमत होती है उनकी तरफ से नहीं मिलती। कोई भी अगर राहत मिलेगी तो ऑब्वियसली वो इदारों की ही तरफ से मिलेगी। तो अगर ये जो कोई रिलीफ एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो सीधी सीधी बात है, वो इदारों से कर रहे हैं। और इस सिलसिले में इनकी बातचीत भी चल रही है, इनके जो एक मफामती अमल है इनका, वो भी साथ साथ बैकडोर डिप्लोमेसी काफी हो रही है इस हवाले से, इससे तो कोई शुबा नहीं है। तो ये चीजें जारी और सारी हैं। ये बात यकीनन अपनी जगह मौजूद है कि ऑपोजिशन इनको अब क्यों याद आ रही है। ये तमाम इशूज बड़ा पहले से एग्जिस्ट करते थे। अब तो कोरोना वायरस की वजह से एक बहुत बड़ा जवाब है जो कि ग्लोबल सिनेरियो है, ग्लोबल रिसेशन, उसकी वजह से एक तरह का आप समझ सकते हैं कि आया है। लेकिन ये तमाम चीजें अब एग्जिस्ट कर रही हैं। इससे पहले अगर ये इतनी मीनिंगफुल ऑपोजिशन करते तो वो मुझे लगता है कि अवाम उसका ज्यादा एतमाद करते, अवाम उसके ऊपर ज्यादा इनका साथ भी देते, क्योंकि उस वक्त इनको ये लगता कि वाकई ये उनके इशूज पर यानी अवामी इशूज पर ऑपोजिशन हो रही है। तो ये तमाम बातें तो अपनी जगह मौजूद हैं। जो रियायत ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इदारों से कर रहे हैं, लेट्स बी वेरी कैटेगोरिकली क्लियर अबाउट दिस। गवर्नमेंट से ये एज सच कोई इतनी रियायत या वो चीज इनको खुद भी पता है वहां से नहीं मिलनी, और ना इनकी ये उम्मीद है। आमिर भाई, ये माफियाज की आए दूसरे दिन बात होती है और किसी हद तक, बल्कि काफी हद तक वो दुरुस्त भी नजर आता है। गवर्नमेंट की अपनी इन्वेस्टिगेशंस के अंदर, उन रिपोर्ट्स के अंदर ये पता चलता है कि कुछ ऐसे प्रेशर ग्रुप्स कह लें आप, या फिर जिनके अपने मफाद हैं, वो गवर्नमेंट के अंदर ही लोग बैठे हुए हैं। और ये शॉर्टेजेस आए रोज जो क्रिएट होती हैं, इतने इतने बड़े बहरान आए हैं, अब दोबारा गंदम का बहरान आ गया, मतलब ये कंट्रोल ही कुछ नहीं हो रहा। ये मामला क्या चल रहा है कि बिल्कुल इनेप्ट है, इन एबिलिटी नहीं है करने की, या फिर करने नहीं दिया जा रहा, और वो जो बाद में वो कहते हैं कि जनाब ये इनके लोग चूंकि ब्यूरोक्रेसी में हैं और ये बाकायदा एक साजिश हो रही है हमारे खिलाफ। बिल्कुल ये बात तो है ना कि जो पुरानी पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, जिसको मैं कहता हूँ पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट, इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं और बहुत सारे जो मतलब रिवायती सियासतदान और रिवायती जो ताकत के मराकज हैं वो इन चीजों से खुश नहीं है। तो उस वजह, और फिर आपको पता है कि मुस्लिम लीग नून का कारोबारी हल्के के अंदर भी एक असर रसूख है। तो ये सारी चीजें मिल मिलाकर जाहिर है कि कुछ कसूर जो है इनका भी है, पीटीआई का भी है, कुछ जो है इनके लिए मुश्किलात भी खड़ी की जा रही हैं। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं एक बात जो बड़ी आम होना भी कर रही थी कि कंसेशन किससे मांग रहे हैं ये लोग। बात ही कि इन्होंने कंसेशन मांगे, फौज से मांगे, सबको पता है। और जब बड़ा कैटेगोरिक तरीके से आर्मी चीफ की तरफ से जो DGI ने बयान दिया कि सियासी मामला पार्लियामेंट में और अदालती मामला जो अदालत से तय होंगे, जुडिशियल है ना, तो उसके बाद आप देखिए कि नवाज शरीफ साहब के तेवर बदले। उन्होंने चुपचाप का जो रोजा बहुत तवील अर्से से रखा हुआ था उसको छोड़ दिया, और उसके बाद फिर हम देखते क्योंकि उन्हें मायूसी हुई, उन्हें तवक्को ये थी कि उन्हें डील मिल जाएगी, उन्हें तवक्को ये थी कि उनको कोई कंसेशन मिलेगा। जब उनको ये पता चल गया कि नहीं मिला, और बड़ी अच्छी बात है ये, अगर जमहूरी कुव्वतें हैं तो कुछ होना चाहिए, क्योंकि फौज के ऊपर आपको यही तो शिकायत है कि वो मुदाखलत करती है। फौज जब मुदाखलत नहीं कर रही तो आपको इतराज हो रहा है, तो आप चाहते हैं कि फौज को घसीटा जाए बीच में और फौज आपको छुड़ा दे या कोई और इदारा छुड़ा दे। तो हमारे यहाँ इनके बड़े दोहरे में आ रहे हैं लोगों के ना। तो मेरा तो ये हमें बिल्कुल समझना चाहिए कि इनकी जो सियासत हो रही है वो सिर्फ इस वजह से कि इत्तेसाब जो है किसी तरह से खत्म हो जाए। तो आमिर भाई, उसमें जो वो इल्जाम लगाते हैं और किसी हद तक वो भी, और वो बाकायदा नजर आता है, जो अभी मोना भी बात कर रही थी कि खुल के एक दूसरे को एंडोर्स करते हैं, जो हिमायत फिर हुकूमत की होती है या हुक्मरान जमात की हो रही है, उस पर भी तो मसला होता है ना ऑपोजिशन को कि हमारे साथ तो कभी ये रवैया नहीं रहा। नहीं, दो बातें, ये आप इसकी उसकी हिमायत की बात कर रहे हैं, कौन हिमायत कर रहा है? इदारे गवर्नमेंट की, जैसे इमरान खान साहब कहते हैं कि उन्हें पता है कि मैं करप्ट नहीं हूँ, इस आर्मी मेरे साथ है, बड़ा खुल के कहते हैं। नहीं, बात ये होती है कि अगर इदारे हुकूमत के साथ ही तो बड़ा अच्छा शगुन है ना कि दुनिया भर में इदारे और हुकूमत मिलकर काम करते हैं। दुनिया में कौन सी रियासत होगी जो पनप सकती है इसमें इदारों और हुकूमत पर लड़ाई हो। अच्छा, जो हमारी माजी में हुआ करता था उसकी वजह ये थी कि जब इदारों को अंडरमाइन किया जाएगा, जब उन्हें लगेगा कि जी मुल्की मफाद पे ज़र्ब पड़ रही है, ज़र्ब पर पहुंच रही है। एक होती है कि जी इनसे इकोनॉमी मैनेज नहीं हो रही। एक मसला आ गया कि आप भारत के साथ जाकर ऐसे डील कर दें कि जिससे पाकिस्तान को नुकसान पहुंच रहा हो, या जिसमें आपने इदारों को अपने साथ लेके नहीं चल रहे कदम ब कदम, तो वहां पर सवालिया निशान होगा। तो यहाँ पर अगर नहीं है तो हमें कुछ होना चाहिए। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि भाई बड़ी अच्छी बात है,
और हर हुकूमत के साथ ताउन होना चाहिए, लेकिन हुकूमत तो जिस तरह के हालात हैं, आपने पहले भी कहा, वो मोना ने भी उस तरफ निशानदेही की थी कि आगे पाकिस्तान के लिए फेवरेबल नहीं है जिस तरफ हालात बन सकते हैं, जो अपोजिशन जल्द से जुलूस करना चाह रही है, गो कि उनका वो हक है, लेकिन पाकिस्तान जिन बहरानों से गुजर रहा है और आगे मजीद अगर इस तरह की कोई अफरा तफरी का आलम यहाँ पर क्रिएट हो तो वो पाकिस्तान के मफाद में नहीं होगा। बहुत शुक्रिया आमिर जियाद साहब, मोना आलम। हमारी एक ब्रेक का वक्त है नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे कि गवर्नमेंट ने जो टिकटॉक पे बैन लगाया है, पीटीआई की तरफ से जो बैन लगा है, ये कितना सोच समझ के किया या बिल्कुल ही बगैर सोचे समझे कर दिया। इस ब्रेक के बाद बात करते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात करेंगे टिकटॉक के हवाले से कि गवर्नमेंट ने पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने जो बैन लगाया, बैन किया टिकटॉक को, वो क्या सोच के किया या बिल्कुल ही बगैर सोचे समझे कर दिया। पूरी दुनिया के अंदर अगर कोई ऐप्स कहीं पे बैन हुई हैं, यानी कि अमेरिका की अगर हम बात कर लें, वहाँ पर अगर टिकटॉक को बैन हुआ है तो वो चाइना और अमेरिका की एक कोल्ड वॉर चल रही है, उनके आपस में फाइनेंशियल मसाइल हैं, उनके बाकी मसले हैं, भारत और चाइना के आपस में काफ़ी मसले हैं, लद्दाख का इशू था, उस वजह से उन्होंने किया। ये पूरी दुनिया में कहीं पे भी वल्गैरिटी की वजह से बैन नहीं हुआ। अब उसमें मामला ये है कि एक तो उसके जो इफेक्ट्स हैं वो बहुत सीरियस हो सकते हैं, इस सेंस के अंदर कि पाकिस्तान में जो इन्वेस्टमेंट आनी है खासतौर पे आईटी सेक्टर में, और जो पूरी दुनिया से लोग यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते थे वो अब इस वजह से शायद ना करें कि यहाँ पर तो कुछ भी फौरन हो जाता है। ब्लैंकेट बैन लगा दिया गया टिकटॉक पे, तो इसके मुज़मिरात क्या हो सकते हैं। लाहौर हाई कोर्ट में पिटिशन दायर की है, तैयार की है। हमारे साथ एडवोकेट वकास चौधरी मौजूद, से बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच वकास चौधरी साहब, आपने वक्त दिया प्रोग्राम के लिए। आप ये बताएं कि जो आप दरख्वास्त आपने तैयार की है उसका मतन क्या है, किस बेसिस के ऊपर आप ये कह रहे हैं कि ये बैन लिफ्ट किया जाए। बहुत शुक्रिया बाजवा साहब आपका और आपके चैनल का, जिसने मुझे मौका दिया कि मैं अपना स्टांस इस पर बता सकूं। एक्चुअली ये जो वल्गैरिटी के ऊपर और इमोरल कंटेंट्स के ऊपर इसके ऊपर बैन लगा है, तो जी सबसे पहले तो हम इस बात का बिल्कुल, इसमें हमें कोई डाउट ही नहीं है, जो वल्गैरिटी इमोरलिटी करता है, ना सिर्फ ये करता है बट हु टॉक्स अगेंस्ट स्टेट, इसके अलावा जो बात करता है आपका आर्मी के ख़िलाफ़, इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, जुडिशरी के ख़िलाफ़, इस्लाम के ख़िलाफ़, उसको भी बैन कर दें, बट उसकी आईडी को बैन किया जाए। ओवरऑल टिकटॉक एप्लीकेशन को बैन करने से इसके बहुत बुरे असरात मुरतब होंगे इकोनॉमिकली, और जो हम नारा लगाते हैं पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद, उसको भी हमें मीन करना है, उस पर हमें उसके ऊपर भी बहुत बुरा असर पड़ेगा। और जैसा कि हम सारे जानते हैं कि जी वल्गैरिटी की कोई डेफिनेशन तय नहीं है कहीं पे भी। अगर हमें इसको ऑन द ग्राउंड्स ऑफ वल्गैरिटी बैन करना भी है तो फर्स्ट वी शुड डिफाइन द वल्गैरिटी। जैसे आपने बाजवा साहब देखा, यूट्यूब बैन हुई ऑन ब्लास्फेमी, तो ब्लास्फेमी मेरे ख्याल में बहुत एक बड़ा इशू है हम मुसलमानों के लिए, बट आप ये देखें कि आज यूट्यूब भी वर्क कर रही है और उस पर आप एडल्ट क्लिप्स बड़े आराम से देख सकते हैं एज कम्पेयर्ड आप टिकटॉक तो बिल्कुल ऐसी साइट नहीं है। इट्स रियली अ फैमिली एप्लीकेशन, जिसकी वजह से हमें एक एंटरटेनमेंट मिली हुई थी जिसका गला आज घोंट दिया गया है। नहीं, लेकिन उसमें जब गवर्नमेंट ये कहती है, जो स्पोक्स पर्सन है वज़ीर आज़म के शहबाज गिल, उन्होंने ये बात की, बल्कि अब तो मुशीर हैं, उन्होंने ये बात की कि ये कोई पक्का बैन नहीं लग गया, यहाँ पे हम टिकटॉक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ निगोशिएट कर रहे हैं कि किस तरह से मैनेज किया जाए उन अकाउंट्स को कि जो उनके ख्याल में फहाशी फैला रहे थे, जो शिकायत आ रही थी, उनको सिर्फ हम क्लोज कर दें और फिर ये तब तक के लिए, लेकिन उससे पहले बैन कर दिया गया। अब ये किसी को पता नहीं कि कब तक के लिए बैन। सर ये पूरा ओवरऑल बैन कर दिया गया, ये सबसे बड़ा जुल्म है। तो अगर ये पूरी बैन हो सकती है तो उसका एक इंटेग्रल अकाउंट बैन करना तो पीटीए के लिए बहुत आसान था। इनको जो 10, 20, 50, 100,000 अकाउंट लगते थे जो वल्गैरिटी फैला रहे हैं, उसको बहुत आराम से बैन कर देते। लेकिन जो मिलियन ऑफ इसके यूजर्स हैं उनका क्या कसूर है, जो एक अच्छी एंटरटेनमेंट दे रहे हैं इसको मुल्क को। अच्छा, आप पिटिशनर हैं इसमें और आपके जो क्लाइंट्स हैं काफी सारे टिकटॉकर्स बड़े मशहूर, ये पैसे वगैरह भी इससे को कमा रहे थे लोग? जी बिल्कुल। अच्छा, सबसे बड़ा जो जुल्म हुआ है, जो बेचारे बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास थी, जो टिकटॉक की वजह से डीएस में फेमस हुए हैं, आप ये देखें उनकी एक अर्निंग, सोर्स ऑफ अर्निंग जनरेट हो गई थी कि एक फारिग आदमी जो कभी ड्रग्स करता था या जो कभी बैड हैबिट्स में इंडक्टेड था, वो टिकटॉक की तरफ आया। उसने अपनी सबसे पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग की, दिमाग में पूरा उसने स्क्रिप्ट सोचा, फिर उसने उस पर अमल भी किया और उसको परफॉर्म करने की वजह से उसने पैसे कमाना शुरू कर दिए। उसका तो बेचारे का रोजगार बंद कर दिया जी आपने। तो ये अब ये भी आपकी पिटिशन का पार्ट है कि इस वजह से भी इसको खोला जाए? जी बिल्कुल जी बिल्कुल। आफ्टर इफेक्ट्स के बारे में हमें जरा बताएं कि आगे उसके क्या आफ्टर इफेक्ट्स हो सकते हैं? इसके जी सबसे बड़ा जो इफेक्ट है ना, जो सबसे बड़ा इफेक्ट है वो ये है कि आपने सबने देखा कोविड-19 में जी हमारे बच्चे, इवन हम खुद बड़े,
मेंटली एंड फिजिकली इल होना शुरू हो गए थे और वी हैव नथिंग टू डू, हमारे पास कुछ करने के लिए नहीं था क्योंकि बाहर हम निकल नहीं सकते थे कोविड के डर से। तो घर में बैठ के सबसे पहले सोचना कि हमने क्या बनाना है और उसके बाद उस पर परफॉर्म करना, इट्स एन हेल्दी मेंटल एंड फिजिकल एक्सरसाइज। तो सर टू एन एक्सटेंट तो सर हमारी तो बेस्ट एंटरटेनमेंट थी जो घर में बैठ के आप इजीली अवेल कर सकते थे। इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं थी कि हम घर में बैठ के क्या करेंगे सिवाय नेगेटिविटी के। तो इट्स अ पॉजिटिव एक्सरसाइज जो हम कर रहे थे जिसका गला आज दबा दिया गया है। इसके अलावा आपका सर रोजगार बंद हो जाएगा, लोग जो पहले एक पॉजिटिव एक्टिविटी कर रहे थे वो नेगेटिविटीज की तरफ फिर आ जाएंगे। आपका बिजनेस हब जो जब YouTube आपने बैन किया, वो करना भी चाहिए था, ठीक है, उसको बैन किया, वो उसका हब चला गया, सर्वर मेन चला गया इंडिया में। अब अगर बीगू का भी सर्वर चला गया इंडिया में, आज अगर आप टिकटॉक को नहीं खोलते जो हमारा चाइना दोस्त है, तो सर वो भी अपना सर्वर उठाएगा और वहां पर ले जाएगा, तो हम तो बिल्कुल हेल्पलेस हो जाएंगे। सही, बिल्कुल ठीक। तो ये बड़े सीरियस इफेक्ट्स हो सकते हैं। वजीर आजम साहब ने इसके हवाले से बहुत दफ़ा ये बात की कि तानिया इदरोस जो थी, जो बाद में आपसे छोड़ के चली गई, वो इशू अजीब सा था जिसकी वजह से उन्हें छोड़ के जाना पड़ा। बहरहाल डिजिटलाइजेशन की तरफ पाकिस्तान को लेकर आना है, जो पाकिस्तान इस वक्त कर रहा है खासतौर पर IT के हवाले से और टेक्नोलॉजी के हवाले से, वो विजन इमरान खान साहब का हुकूमत के फैसलों में नजर नहीं आता। यहां पर जो अभी हमारे साथ वकास चौधरी साहब बात कर रहे थे कि बहुत सी एप्लीकेशंस, बहुत सी वेबसाइट्स यहां पर बैन कर दी गई, उसका सलूशन कुछ और हो सकता था, उन्हें सिलेक्टिवली बैन किया जा सकता था। लेकिन एक सिंपल सलूशन पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, खासतौर पर PTA की अगर बात करें, तो वो ये इन्होंने रख लिया हुआ है कि जो वहां पे आपको किसी किस्म का मसला नजर आए उसे ब्लैंकेट बैन कर दो, यानी कि कंप्लीटली बैन कर दो। ये अदर वे राउंड भी हो सकता था, वो इस तरह से कि पहले ये टिकटॉक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बात करते और उनसे कहते कि किस तरह से हम इसको मैनेज कर सकते हैं, फिर अगर वो ना मानते, जो कि क्लेम तो गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन अब दोबारा काम तो वही करना है कि उनके साथ टॉक्स करनी है, तो ये मामला यूं भी सॉल्व हो सकता था। पाकिस्तान के लिए बहरहाल ये अच्छी चीज़ है कि फांसी को आप बैन करें, लेकिन इसके असरात बुरे होंगे जो इस वक्त टिकटॉक को बैन किया है। इजाज़त दीजिए, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।